गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम आपके सामने गद्य संकलन का जो आखिरी अध्याय है, संस्कृति क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित लेख हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संस्कृति और सभ्यता का पहले अंतर, जो कि हमेशा क्लास में भी आपने देखा होगा कि डिस्कस हुआ। संस्कृति जो होती है वह हमारा आंतरिक गुण होता है और सभ्यता क्या होता है, वह हमारा ऊपरी गुण। अर्थात हम जिस प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं, जिस प्रकार के मोटर कार वाहन इत्यादि, लेकिन उस मोटर कार वाहन इत्यादि को बनाने के लिए हम किस प्रकार की संस्कृति को प्रयोग करते हैं। आपने देखा ना, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। अब वो भारतीय संस्कृति क्या हुई, वो हमारे अंदर आंतरिक गुणों को विकसित करती। हमारा जो सिर ढकना, वो सिर ढकना कुछ लोगों के लिए बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन वह हमारी संस्कृति है। सिर झुकना, वो सिर क्यों हमारा झुकता है कि अर्थात हमारे अंदर जो अभिमान है वो अभिमान समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि मानव का शरीर तो नश्वर है। हम किस चीज़ का अभिमान कर रहे हैं, किस पद और प्रतिष्ठा और धन और वैभव का कर रहे हैं। वो सब कुछ क्या है, सब कुछ नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला। तो यही इसी आधार पे आप समझिए कि संस्कृति जो होती है वो हमारे आंतरिक गुण होता है और सभ्यता जो होता है वो हमारा ऊपरी दिखावा है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि जो प्राचीन ऋषिगण रहते थे, वह ऋषि जिस प्रकार की वेशभूषा फूस की झोपड़ियों में मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं, तो आपके लिए वो सभ्य नहीं कहे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दृष्टिकोण में वह भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं उतर रहे हैं, बड़े बड़े महलों से नहीं वो निकल रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें हम जो यूरोपीय भाषा है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उस पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम कह सकते हैं उन्हें सभ्य नहीं। लेकिन उन्होंने न जाने कितने जाति धर्मों संस्कृतियों का निर्माण किया हुआ है। इसलिए संस्कृति क्या है, जो हमारा आंतरिक गुण है, और सभ्यता क्या है, जो हमारा ऊपरी ठाट बाट है, उसको हम सभ्यता कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इसी आधार पर, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्राचीन अतीत के गौरव का गुणगान किया। ये सरकारी नौकरी में थे, जिसके कारण कि यह स्वयं परतंत्र भारत में के अतीत के गौरव गान का इन्होंने वर्णन किया कि इस तरह का भारत था। तो इसी आधार पर आप देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का आपने काव्य में भी पढ़ा हुआ है, आधुनिक काल पहली चीज। दूसरी चीज, काव्य और गद्य दोनों में लिखा हुआ है, जो कि आप डाल दीजिएगा साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा। बिहार में थे, बिहार के ही हैं, जिसके कारण इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक भी मिला। इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ की तरफ से, भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला है। इनकी जो कुरुक्षेत्र रचना है वो क्या है, वह महाभारत का, या रश्मिरथी क्या है, जिसमें उन्होंने कर्ण इत्यादि का। तो अर्थात कहने का तात्पर्य, इन्होंने प्राचीन अतीत के गौरव का गुणगान किया है। यात्रा, संस्मरण, लेख, निबंध, इनको आप सिर्फ एक शब्दों में कर दीजिएगा कि साहित्य की अनेक विधाओं में इन्होंने लेख लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। यदि आपको याद आता है तो आप लिख लीजिएगा। और 1974 में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी भाषा जो है वह खड़ी बोली है, और साथ ही साथ इनकी जो काव्यगत या जो इनकी रचनाओं की विशेषता है वह अतीत के प्रति प्रेम है, पूंजीवाद के प्रति आक्रोश है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था ना, उन्होंने कहा था कि जो उद्यमी मनुष्य हैं उनको पीछे मत रह जाने दो। तो इन सब के द्वारा आप क्या स्पष्ट करिएगा, पूंजीवाद के प्रति इनके मन में आक्रोश है, और जो कर्मठ और कर्मशील हैं उनके प्रति या अतीत के प्रति इन्होंने गौरवगान का वर्णन किया। अब आप पाठ पर आ जाइए। संस्कृति ऐसी चीज है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते।
अर्थात आप किसी व्यक्ति को जिसके अंदर दया, माया, परोपकार, सहानुभूति है, उसको देखकर आप कह सकते हैं यह व्यक्ति सुसंस्कृत है, यह व्यक्ति। लेकिन अब सभ्य कब कहेंगे? जब उसके पहनावे को देखकर। तो पहनावा जो है उसे तो आप देख रहे हैं, उसकी तो आप परिभाषा कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर दया, माया, परोपकार की भावना है उसकी तो आप कोई परिभाषा नहीं बता सकते ना। आप कैसे ये सिद्ध कर सकते हैं कि इसके अंदर दया, माया, परोपकार? इसीलिए उन्होंने बोला है कि जिसे लक्षणों से, अर्थात उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से आप जान तो सकते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। भिन्न गुण क्यों है? क्योंकि सभ्य, पॉइंट्स आप यहीं पे बना दीजिएगा और आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी कि संस्कृति को हम लक्षण से जान सकते हैं, परिभाषा नहीं दे, लेकिन सभ्यता को कि हम परिभाषा दे सकते हैं। जिसको हमने आपको उदाहरण क्या दे दिया कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर दया, सहानुभूति है, उसके दिए किए गए कार्यों से, लक्षणों से तो आप जान जाएंगे, लेकिन उसे आप दूसरों को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है वह उसके पहनावे आदि के आधार पर आप उसे सभ्य कह सकते हैं, इसीलिए वह सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है, सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। पूर्वजों के द्वारा हमें सिर्फ धन दौलत ही नहीं मिलती है, बल्कि पूर्वजों से हमें संस्कृति भी मिलती है। आपने देखा होगा कि आपके ही यहाँ आसपास ही आपके भाई बहनों में लोग कहते हैं ना कि अपने दादाजी की तरह हंसता है, या ये अपने दादाजी की तरह करता है, या नाना जी की तरह करता है। तो वो क्या है? वह उस बच्चे को वसीयत के रूप में, क्योंकि सभ्यता तो ऊपरी ठाट बाट है ना, उसे तो आप बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जो संस्कृति रूपी गुण है वह संस्कृति रूपी गुण हमें पूर्वजों के द्वारा धीरे धीरे हस्तांतरित होता है। इसीलिए कहा गया है कि सभ्यता वह गुण चीज है जो हमारे पास है, अर्थात आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। चाहे हम कितनी भी परेशानियों, मुसीबतों में क्यों ना आ जाएं, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर दया, माया, मानवता का गुण होगा, वह व्यक्ति कितनी भी परेशानियों पर कभी भी विचलित नहीं होगा। कह रहे हैं, मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं जो आपको समाज में दिखाई दे रही हैं, जो आपके आंखों के सामने हैं, स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं, सभ्यता के समान है। देखिए, सभ्यता के समान बराबर किनको माना? मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, अर्थात जो आपके सामने स्थूल वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सब क्या हैं? सभ्यता के समान है। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज है। अर्थात आप किस प्रकार के पोशाक, आप आज जो वेशभूषा इत्यादि या फैशन के ऊपर आपको आए हुए, तो फैशन के आदि पे आधार पे आए तो आप ये डाल दीजिएगा। क्योंकि हमें अपने आसपास के वातावरण, वह हमारी संस्कृति में, पोशाक पहनने की जो कला है ना, वह हमारी संस्कृति में है। भले हम ऊपरी जो आवरण की तौर पे, सभ्यता के तौर पे उसको ओढ़ जरूर लें, लेकिन जो हमारे मन में एक कांटा चुभता रहता है, उसी के आधार पर उन्होंने यह बात कही है कि भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज है। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। यदि आप लोगों में से कोई भी गांव इत्यादि गया हो या देखा होगा, तो गांव इत्यादि में भी जिस तरह से पुरुष वर्ग के लिए बाहर की तरफ, जिसको कि द्वार शब्द का संबोधन दिया जाता था, या वो लोग भी प्रवेश करते थे तो खांसते हुए या कुछ ना कुछ ऐसे संकेत दे करके, क्योंकि यह हमारी संस्कृति थी। क्योंकि वह सुरक्षा की तरह, ढाल की तरह पूरे परिवार की सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर था, इसीलिए वह घर के बाहर की तरफ रहते।
या उनका जो कमरा होता था, जो बड़े बुजुर्ग इत्यादि का, उनका बाहर की तरफ डाला जाता था। ये सब क्या है? इसीलिए उन्होंने बोला मकान बनाने या उसका उपयोग करने या किस प्रकार उस मोटर वाहन इत्यादि का उपयोग करने में जो हम अर्जित करते हैं वो क्या है? वही हमारी संस्कृति को व्यक्त करती है। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बहुत मुख्य पॉइंट है कि हर सुसभ्य आदमी, क्यों? क्योंकि सुसभ्य क्या है? आप बड़ी बड़ी मोटरों गाड़ियों पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना एकाएक जो धनवान, कहते हैं कुछ लोग जो मिट्टी से जुड़े होते हैं वह कभी भी अपने कितने भी बड़े बड़े पद पे क्यों ना पहुंच जाए, उनके अंदर अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वह तो सुसंस्कृत हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो अच्छी पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। तबीयत से नंगा होना अर्थात अभद्र भाषा का उच्चारण करना या फिर अभद्र भाषा का बोलना या अभद्र आचरण करना। तो उन्होंने कहा कि हर सुसभ्य आदमी जरूरी नहीं है कि सुसंस्कृत हो। क्यों? क्योंकि वह तबीयत से नंगा हो सकता है। अर्थात क्यों? क्योंकि वह एकाएक धनवान हो गया, उसने एकाएक सभ्यता रूपी चादर को तो ओढ़ लिया है, लेकिन सभ्यता रूपी चादर को ओढ़ने के बाद जो संस्कृति उसके अंदर होनी चाहिए वह संस्कृति उसके अंदर नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि संस्कृति के खिलाफ बात। और यह भी कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है। ये आपको प्रश्न उठ सकता है कि आप कैसे मान सकते हैं कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है। अब इसको आप उदाहरण अभी आगे आ जाएगा आदिवासियों के ऊपर, चाहे ऋषिगण के ऊपर। तो आपने ये बता दिया ना कि आज का जो समाज है वो समाज क्या मानता है? सुसभ्य। अर्थात हम सभ्य तो हों, भले हमें संस्कृति कुछ नहीं आती हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत नहीं हो सकता है, लेकिन जो हर सुसंस्कृत आदमी होगा वह सभ्य अवश्य कहा जाएगा। आगे आपको इस क्वेश्चन के पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट, अर्थात आप कितनी ठाट बाट कर रहे हैं, आप कितनी आलीशान गाड़ी से उतर रहे हैं। भले आपको बड़ों का सम्मान करना या किसके सामने कैसे बोलना यह ना आता हो, लेकिन आप आलीशान गाड़ी से तो उतर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि सभ्यता की पहचान तो हम आप सुख सुविधा और ठाट बाट से लगाते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते और न कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते। आप कहीं और दूर मत जाइए, लाल बहादुर शास्त्री को ही ले लीजिए, जिनके पास मात्र एक धोती थी और उसे वह मिर्ज़ापुर से तैर करके आते थे गंगा किनारे रख करके, और कहाँ वह पहुँचे। या आप अब्दुल कलाम को ले लीजिए। हम और उदाहरण नहीं दे रहे हैं, आप खुद ही इस चीज़ को अपने आप खुद ढूंढिए और सोचिए कि उन्होंने यही बात बोला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते और न कपड़े पहनने का अच्छे से ढंग ही मालूम होता है, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार, जो सबसे प्रमुख गुण है आपके अंदर, सदाचार, सत प्लस आचार, अर्थात अच्छा आचरण, और विनय जिसके अंदर है उसके अंदर तो दुनिया का सारा गुण है। पृथ्वी भी, आकाश भी उस व्यक्ति के सामने झुक जाता है, क्योंकि पृथ्वी भी विनीत हो जाती है और नवतल भी उसको राज तिलक करता है, राज सिंहासन पे बैठाता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि न कपड़े पहनने का अच्छा ढंग, न उनके पास कपड़े हैं बहुत अधिक, वो तो सड़े गड़े झोपड़ों में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है उनके अंदर? विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद मुसीबत उठाने को तैयार है।
अर्थात संस्कृति और सभ्यता को जब आप स्पष्ट करिएगा तब आप बता दीजिएगा कि सभ्यता वह गुण है जो ऊपरी ठाट बाट है और संस्कृति क्या है, जो हमारे अंदर व्याप्त है। सभ्यता को आप खरीद सकते हैं, सभ्यता आज आपके पास है, कल नहीं भी रहेगी, लेकिन संस्कृति आपके अंदर व्याप्त है। वह चाहे कितनी भी परेशानियां जीवन में क्यों ना आवे, लेकिन जो सुसंस्कृत व्यक्ति होगा वह नहीं। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत नहीं हो सकता, लेकिन हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य हो सकता है। तो आप डाल दीजिएगा क्यों, क्योंकि उसके अंदर विनय और सदाचार है, वह दूसरों के दुख से दुखी होता है और दुख को दूर करने के लिए खुद मुसीबत उठाने को तैयार है। इस चैप्टर को मैं इसीलिए आपको इस तरह से स्पष्ट कर रही हूँ छोटे में। आप इसे पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति पर ऐसे के आधार पर भी स्पष्ट कर दीजिएगा, या आज का जो मानव क्यों नहीं खुश है, क्यों नहीं संतुष्ट है, क्यों आज संस्कृति का पतन हो रहा है, क्यों नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, इनके ऊपर भी ऐसे के रूप में आप पॉइंट्स बना दीजिए। अब आपका जो आगे है 2 उदाहरण हैं। आप लोगों में से जो भी क्योंकि आपको कहना आप करेंगे अपने मन का, इसलिए छोटे नागपुर की आदिवासी जनता और ऋषिगण, इन दोनों लोगों का आप यदि पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों का उदाहरण है, उसके बाद आपके सिर्फ पॉइंट्स के आधार पर ही यह चैप्टर स्पष्ट कर दिया।